नमस्कार सभी साथियों को। जितने भी साथी इस लाइव ब्रॉडकास्ट से जुड़ चुके हैं उन सभी से हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि एक एक बार इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आज का विषय बहुत ही खास है। आज हम उस विषय को टच करेंगे जिस विषय को कोई टच नहीं करता, कोई राजनेता टच नहीं करता, क्योंकि वोट बैंक गुम हो जाने का डर है। कोई अधिकारी टच नहीं करता क्योंकि वो भ्रष्ट है, वो भी फंस जाएगा। सभी को आनंद आ रहा है, सरकारी कर्मचारी है आनंद ले रही है, जितने राजनेता है मजे ले रही है। लेकिन जो आम पब्लिक है, आम जनता है, उसको उल्लू बना रखा है राजनेताओं ने। और मैं वही बातें आपके साथ इस लाइव ब्रॉडकास्ट में शेयर करूंगा कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हर कहीं से हमें धोखा क्यों मिल रहा है, कब न्याय मिलेगा। 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, बाबा साहब ने, मनुस्मृति को जला दिया। अपना ध्यान मतलब पब्लिक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कहने लगे कि इसमें हमें न्याय नहीं मिलेगा। बिल्कुल मैं भी मानता हूँ न्याय नहीं मिला होगा। मनुस्मृति जो थी वो गलत होगी, क्योंकि मनुस्मृति किसी ने पढ़ी तो नहीं है। यह ज्ञान पेलने आ जाते हैं बेवजह से। हमारी जो ऋषि मुनि थे उन्हें गलत बताने के लिए आ जाते हैं, ब्राह्मणों को गाली बकने के लिए आ जाते हैं कि ब्राह्मणों ने ये कर दिया वो कर दिया। आज डियर फ्रेंड्स, मैं हमारे देश के कानून की ही बात करूंगा कि हमारे देश का कानून कितना बेकार है। मुझे ये भी पता है कि लोग मुझे भी जिंदा जला सकते हैं, मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा फाइल करवा सकते हैं, लेकिन भाई इससे अच्छा है कि वो मुकदमा फाइल ही हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों किसी न किसी बात में सच्चाई तो होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों को मजा आ रहा है, जो ब्यूरोक्रेट्स है मजा आ रहा है, भ्रष्टाचार करते हैं मजा आ रहा है, राजनेता है मजा आ रहा है, लेकिन जो आम पब्लिक है, आम जनता है, मैं किसी जाति की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जाति को कभी ना ही तो मानता था और ना ही मैं कभी जाति को एक्सेप्ट करता, ना ही मैं इस रिजर्वेशन को मानता कि रिजर्वेशन के बलबूते पे हमने वो कर लिया। कुछ नहीं किया तुम लोगों ने रिजर्वेशन के बलबूते पे। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आपको क्यों दी रिजर्वेशन, किस बात की रिजर्वेशन दी। आप गरीब थे तो गरीबी में दिमाग नहीं होता। एक्चुअली में दिमाग होता ही गरीब व्यक्तियों में। पढ़ाई कौन करता है? गरीब व्यक्ति ही पढ़ाई करता है। रिजर्वेशन की आवश्यकता क्या थी? कौन मतलब उस जमाने में जब भारत आजाद हुआ, आजाद तो मतलब कहने के लिए हुआ, वैसे तो मानसिक रूप से तो आज भी गुलाम है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि 1947 में भारत आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। तो कितने लोग नौकरी लगना चाहते थे? कौन नौकरी लगना चाहता था? कोई भी नहीं, क्योंकि नौकरी की वैल्यू ही नहीं थी। कौन पूछता था सरकारी नौकरी को? सरकारी नौकरी का थॉट कहां से आया? अंग्रेजों ने डाला। अब मैं इसी बात पर, अंग्रेज सैनिक अधिकारी थे, उनका नाम था डियर फ्रेंड्स रॉबर्ट क्लाइव। आपने पढ़ा होगा इतिहास में। रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी खुद की पुस्तक में लिखा है कि जब हम पहली बार
जब हम पहली बार यानी कि 1757 में 1757 की घटना है कि हमारे सिर्फ 350 सैनिक लड़ रहे थे, यानी कि 1757 में जो उन्होंने युद्ध जीता, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। जहाँ तक मुझे मेरी हिस्ट्री के जो मैंने पढ़ी है, तो और 350 तो अंग्रेज लड़ रहे थे। वो खुद लिखते हैं रॉबर्ट क्लाइव कि भारत में हमने जो गुलाम बना रखे थे वो व्यक्ति हमारे लिए लड़े, और जब हम जीत गए लड़ाई को तो ये हिंदुस्तानी ऐसे तालियां बजा रहे थे, ऐसे तालियां बजाई हमारी जीत पर। काश, वो खुद लिखते, काश उस दिन इस देश के लोग जहां को हमारा जुलूस निकल रहा था एक एक पत्थर उठा के फेंक देते तो हम इस देश को गुलाम नहीं बना पाते। शर्म के मारे डूब, मतलब बिना पानी डूब के मर जाओ। जब रॉबर्ट क्लाइव क्या कहते हैं कि जब हमारी पहली जीत हुई तो इसी देश के हिंदुस्तानी ऐसे तालियां बजा रहे थे, ऐसे। वीर बहादुर जी, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कीमती समय निकाल के लाइव ब्रॉडकास्ट पे आए, दिल की गहराइयों से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। तो अगर ये देखें कि कितने मूर्ख थे, कितने मूर्ख लोग थे कि यार अंग्रेजों की जीत के ऊपर हमारे देश के लोग तालियां बजा रहे। तो वह आगे लिखते हैं रॉबर्ट क्लाइव। तो उसी समय हमें समझ में आ गया था इन लोगों के ऊपर राज करना बहुत आसान है। ये अपनी हार जीत को ही नहीं देख रहे। इतनी बेवकूफी, इतनी बेहुदी हमारे देश में हुई। अब मैं बात करूंगा डियर फ्रेंड्स मनुस्मृति के ऊपर कि 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मनुस्मृति का दहन कर दिया, जला दी, क्योंकि मनुस्मृति से न्याय नहीं मिलता था। तो आज का जो संविधान है, आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कौन सा न्याय दे रहा है? मैं 10th क्लास में था डियर फ्रेंड्स, एक लेसन पढ़ा मैंने कि एक व्यक्ति को 26 साल के बाद न्याय मिला। 26 साल उस व्यक्ति ने जेल के अंदर बिताए। सनातन योद्धा वीर बहादुर जी लिख रहे हैं, आज भी भारत में ऐसे पता नहीं कितने देश विरोधी और धर्म विरोधी रहते हैं जो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की औलाद है या फिर मुगलों की औलाद है, और इस देश में विरोध के लिए हमेशा बोलते रहते हैं, यानी हमेशा तैयार रहते हैं। बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आप समाज को आईना दिखा रहे हैं। और ये लाइव ब्रॉडकास्ट बहुत, वीर बहादुर जी, बहुत लंबा चलेगा। आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने अर्जेंट काम हैं वो बंद करके और आप कोऑपरेट करते रहें, क्योंकि इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए कोई काम नहीं है। आज जो मैंने विषय चुना है मनुस्मृति, मनुस्मृति भारत के लिए अभिशाप है। वह सभी जातियों को तोड़ने का काम करता, भारत को खंडित करने का काम करता। मनुस्मृति को जड़ से खत्म कर देना चाहिए, बिल्कुल।
बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है, भारत के जो कानून है, जो अंग्रेजों के कानून है, वे भी टोटली फिनिश कर देने चाहिए। मैं पूरे प्रूफ के साथ इस लाइव ब्रॉडकास्ट में आज बैठा हूं। डियर फ्रेंड्स, हमारे देश का घटिया कानून कितना है, आपके साथ ये सारी चीज़ें मैं साझा करूंगा। और मैं चाहूँगा एक एक बार इस वीडियो को पूरे देश में फैला दें। मैं देश की बात नहीं कर रहा, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर मेरी बात पहुंचाने में आप मदद करेंगे। पूरी दुनिया के अंदर ये बात फैल जानी चाहिए कि भारत का जो कानून है वो कितना खतरनाक कानून है। एक और तो कहते हैं कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। भारत का कानून डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, बहुत ही अच्छा कानून लिख रखा है। तो डियर फ्रेंड्स, वही अच्छा कानून मैं आपके साथ साझा करूंगा। मैं सभी से अनुरोध करता हूं, जितने भी साथी देख रहे हैं, एक एक बार इस लाइव ब्रॉडकास्ट को शेयर कर दें ताकि मेरी आवाज दुनिया के हर कोने में फैल जाए। मनुस्मृति जला दी गई, कहने लगे कि ये ब्राह्मणों ने बनाई है, ये ब्राह्मणों की देन है, इससे हमें न्याय नहीं मिलता। ये काम किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में। तो मैं वीर बहादुर जी की कमेंट को पढ़ रहा हूं। आज भारत में समय आ गया कि संविधान नाम झुनझुना है, हर कोई अपने मुताबिक बचा होता है और जरूरत पड़ती है, जब जरूरत नहीं रहती तो झुंझुनू। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका भाव ही समझ गया हूं। यानी कि संविधान के नाम से लोग वोट मांगते हैं, इसके अलावा नथिंग, और है भी कुछ नहीं। भारत के कानून में कुछ भी नहीं है। जो लोग ये लिखते हैं जय भीम जय भारत, अब लिख के दिखाओ मेरे को। मैं एग्जाम्पल लिए बैठा हूं कि ये भारत का कानून कितना घटिया कानून है, इस देश में कितना घटिया कानून काम कर रहा है। मनुस्मृति का दहन कर दिया, मनुस्मृति जला दी। मैं बताऊंगा अब ये भारत का कानून कितना खतरनाक है। एक एक बार डियर फ्रेंड्स, हाउ मेनी फ्रेंड्स आर लिसनिंग दिस लाइव ब्रॉडकास्ट? आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल द फ्रेंड्स, प्लीज share this live broadcast into all the groups. Where are you joined? Where are you member of any group? Copy the link of this live broadcast and paste there. इस वीडियो को पूरी दुनिया में फैला दो। मैं बताऊंगा आज कितना घटिया सिस्टम चल रहा देश में। लोगों का यार जातिवाद घुसेड़ दिया, जातिवाद घुसेड़ के रख के देश को बर्बाद कर रहे हैं। मनुस्मृति मतलब ब्राह्मणों ने बनाई, ठीक है, ब्राह्मणों ने बना दी। ये संविधान किसने बनाया है? ये भी ब्राह्मणों ने बनाया क्या? इस संविधान से किसको न्याय मिलता है? इस कानून से किसको न्याय मिल रहा है? जो लोग ये बोलते हैं कि बाबा साहब ने संविधान बना दिया, तो इस संविधान से, इस कानून से किसको न्याय मिल रहा है? राइट डाउन योर थॉट इनटू कमेंट बॉक्स। लिखो यहां पर कौन सा कानून ये सही है, जो आज जिस कानून को हम लिए घूम रहे हैं। लिखो तो एक बार। डियर फ्रेंड्स, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट मैंने कल पढ़ा है और वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। आपकी आंखें खुली है तो खुली रह जाएंगी और बंद है तो बंद हो जाएंगी। और मैं आपको बताऊंगा
कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे बनते हैं, कितने इंटेलिजेंट है वो, कितने पढ़े लिखे हैं, कहां से बनते हैं वो, कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेके कैसे बन जाते हैं वो लोग। वीर बहादुर जी की कमेंट आई है, जो अंबेडकर जी एक राष्ट्र की बात करते थे, आज वही उनको मानने वाले जो कहते हैं कि हमारे वंशज है या फिर भी भीम आर्मी वाले, अच्छा भीम वार मैंने बी और बी ये है वो, क्योंकि वो है बी मतलब बिरड़ और कुछ नहीं। भीम आर्मी ने, भीम आर्मी की जरूरत क्या पड़ रही है, इंडियन आर्मी ही काफी है, क्या जरूरत पड़ी उन्हें भीम आर्मी बनाने की। भीम आर्मी वाला तो अपने आप को कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा रखवाले हैं और सबसे ज्यादा संविधान को बचाने वाले हैं। भाई ना बचाओ इस संविधान, ना बचाओ अमानत, इसे कानून कौन चाहिए। मैं एग्जाम्पल दूंगा और ऐसा एग्जाम्पल जो मैंने कभी किताबों में भी नहीं पढ़ा, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुनकर। इस देश का कानून कैसा है, पूरे विश्व का रिकॉर्ड तोड़ के रख दिया है, कितने घटिया कानून हमारे देश का है। बचाओ संविधान को, इसकी बत्ती बना के और वहां पे रख लो, दो बन जाएंगे। और मैं स्पष्ट बोलूंगा, आज किसी ने देशद्रोह का मुकदमा करवाना करवा देना, हद होती है यार किसी बात की। आज से 165 साल पुराने कानून देश में चल रहे हैं। 165 साल पुराने कानून आज इस देश में हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पिताजी पैदा हुआ उस समय। जो लोग लिखते हैं ना जय भीम, जय भारत, जय संविधान, अब लिख के दिखाओ मेरे सामने, लिखो, कौन लिखेगा, मैं बताऊंगा उन्हें कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। लिखो, यहां पर एक भी कानून नहीं है बाबा साहब के द्वारा लिखा हुआ, एक भी कानून इस देश में रन नहीं कर रहा। टोटली अंग्रेजों के कानून है, टोटली। %100 टोटल। सनातन योद्धा वीर बहादुर जी ने लिखा, जिस प्रकार से कुछ दिनों में संविधान बचाओ के नाम पर विपक्षी पार्टियों ने एक मुहिम बनाई है या फिर एक योजना बनाई है, कहीं ना कहीं संविधान को बर्बाद करने का, सर्वाधिक खत्म करने का, लेकिन उन्होंने काम किया और लोगों के मन में संविधान के प्रति जो भावना थी, आधार धीरे धीरे खत्म हो रही है। लोग समझ गए हैं संविधान के नाम से झुंझुना। बहुत बहुत अच्छी बात लिखी है वीर बहादुर जी ने, मैं दिल की गहराइयों से उनको सलाम करता हूँ, एक प्रणाम करता हूँ। एक ये झुंझुना पकड़ा दिया, इसे बजाओ। आरक्षण के नाम से देश में ऐसी चीज छोड़ दी, आरक्षण, रिजर्वेशन। क्या जरूरत है भाई रिजर्वेशन की? मालिक जब हमें पैदा करता है, हम चाहे किसी के भी गर्भ में पले हैं, बड़े हैं, वहां से निकले हैं, बड़े हो गए, रिजर्वेशन से पैदा होते हुआ
ऊपर से नारे ये और लगाते, बोला ये आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कैसे है जन्मसिद्ध अधिकार? जन्म भी ऊपर बैठा है क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कि जा भाई तने आरक्षण मिलेगा, तू शेड्यूल कास्ट में या ओबीसी में या एसटी शेड्यूल ट्राइब्स में जाके पैदा होना, तने ऊपर बैठा कोई? आपको पैदा जब आप होते हैं, किसी की माँ के गर्भ में जब आते हैं, तो ऊपर वाला जो जिसने आपको भेज दिया वो ये देखता है क्या कि जाके भी इसको, ये आत्मा कमजोर है, इसे रिजर्वेशन की जरूरत है? हमारी सनातन संस्कृति ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहती, और अगर कहती है तो कोई भी साथी कमेंट कर सकता है। आज का जो लाइव है, मुझे पता है मैं लाइव नहीं आऊंगा तो भी मेरी तो जेल होनी है डियर फ्रेंड्स, और ये भारत का कानून ही मेरी जेल करवाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं इस कानून में कुछ भी नहीं है, नथिंग है, अंग्रेजों का कानून है ये टोटल। बाबा साहब का सिर्फ ठप्पा लगा हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का सबसे बड़ा संविधान है तो वो भारत देश का है। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। और अगर सबसे घटिया कानून है तो वो भी भारत का है, अब ये साबित हो चुका है। वीर बहादुर जी की कमेंट को मैं पढ़ के सुनाता हूँ। बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं वीर बहादुर जी, जो लिखते हैं बहुत ही सोच समझ कर लिखते हैं। आरक्षण भारत में रहने वाले सभी भारतवासियों नागरिकों के लिए दिया जाने वाला ठीक है। जो लाचार होते हैं, अपाहिज होते हैं, वही इसको एडजस्ट करते हैं और मांग करते हैं। साथियों, काबिल बनो, किसी की भीख की जरूरत न पड़े। बहुत अच्छा वीर बहादुर योद्धा जी ने लिखा है, लेकिन मैं इस बात पे थोड़ा सा सुझाव देना चाहूँगा कि जो अपाहिज पैदा होते हैं, एक बार हम सनातन संस्कृति के ऊपर जाते हैं। अपाहिज अगर कोई पैदा हुआ है, होते हैं, बाद में भी अपाहिज हो जाते हैं। नहीं, कोई बात नहीं सर, मैं समझ गया आपका भाव का। तो जिस तरीके से भी पैदा हो जाते हैं, पैदा होने के बाद भी हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, उन्हें बड़ी सर्विसेज में तो रिजर्वेशन नहीं देनी चाहिए, मेरा मानना है। ये मेरा थॉट है कि फर्स्ट क्लास ऑफिसर में आप रिजर्वेशन, आप हैंडीकैप्ड हो तो आप उसे इतना बड़ा अधिकारी बना देंगे। ठीक है, हैंडीकैप्ड है वो, अपने जो उसके कर्म थे उसके अनुसार हैंडीकैप्ड है वो। ग्रुप डी तक तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही कि हर जगह पे उसका रिजर्वेशन हो। हैंडीकैप्ड है, उसे मतलब रोजगार मिल जाए, सरकारी रोजगार मिल जाए, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो फर्स्ट क्लास ऑफिसर्स हैं उसमें भी उसका रिजर्वेशन हो। वहां क्या दया है फिर? मतलब ही नहीं होना चाहिए, कोई बनता ही नहीं, ये चीजें नहीं बनती।
और कोई हैंडीकैप्ड है, वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह रखा है उनको पेंशन दो, पेंशन ले रहे हैं, 3,000 रुपये मिल रहे हैं पर डे, 100 रुपये। 100 रुपये में वो हैंडीकैप्ड भूखा नहीं मरेगा। जरूरी नहीं है उसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बिठाना, अगर उसमें एबिलिटी है तो लग जाएगा, नहीं तो भाई 3,000 रुपये आपको घर बैठे आराम से मिल रहे हैं। पहले वो ऐसे खींचने वाली रिक्शा मिलती थी, अब मतलब हाथ से वो चलाते थे जिनको पैर नहीं होते थे, तो आजकल ई रिक्शा मिल रही है बैटरी वाली, चार्ज करो तो कहीं घूमना हुआ घूमो फिरो। सरकार ने ठेका ले रखा है क्या, अब इनको डिपार्टमेंट में बिठाएगी। मेरी बातें डियर फ्रेंड्स शायद कड़वी हैं, और मैं तो कड़वी सच्चाई बताने के लिए ही लाइव आया हूं। वीर बहादुर जी ने लिखा, मेरे कहने का मतलब था कि जो आरक्षण होता है, जो सभी लोग डिमांड करते हैं हमें जाति के नाम पर आरक्षण चाहिए, और आरक्षण को मुद्दा बनाकर अपना कार्य करते नहीं, आरक्षण सिर्फ अपाहिजों के लिए होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैंने वही तो बताया है कि अपाहिजों को भाई हमारे हरियाणा में तो मिलती है, हरियाणा गवर्नमेंट अपाहिजों को पेंशन दे रही है, कम से कम भूखा नहीं मरने देती, और मेरे हिसाब से पूरे देश में ही होगा ये। अगर पूरे देश में नहीं है तो मैं चाहूँगा कि पूरे देश में होना चाहिए। उन्हें पेंशन दो, अपाहिज हैं, 3,000 रुपये 4,000 रुपये कर दो, चाहे 5,000 रुपये कर दो, बट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक अलग चीज़ होती है, उसमें आरक्षण नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट जॉब में। मेरा ये मानना है, वहाँ आरक्षण की क्या जरूरत है। भाई अपाहिज है, वो अपाहिज किसी ने तो किया तो है नहीं, उसके कर्मों के अनुसार वो अपाहिज है, फिर भी उसे फैसिलिटी दे रही सरकार, तो उसे नमस्तक होकर वो ले लेनी चाहिए। अब हैंडीकैप्ट तो कोई बंदा दिमाग से भी हैंडीकैप्ट होता है, जिसमें दिमाग नहीं होता, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि उसके सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन मिल जाए। हैंडीकैप्ट सिर्फ हाथ पैर नहीं है, वो हैंडीकैप्ट नहीं होता। सबसे बड़ा हैंडीकैप्ट वो होता है जिसके दिमाग नहीं होता। हाथ पैर नहीं है और दिमाग है तो हैंडीकैप्ट नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो सबसे जो मेन जो पॉइंट है वो दिमाग है। अगर दिमाग है तो हैंडीकैप्ट नहीं है। लेकिन फिर भी किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, भी सरकार उसे पेंशन दे रही है, काफी है। इसका मतलब ये थोड़ा है कि उसको सर के ऊपर बैठाओ, अब किसी ने काटी थोड़ी है जबरदस्ती, उसके कर्मों के अनुसार उसे रिजल्ट मिला, वो उसे भुगतने चाहिए। ये सारा वोट बैंक का खेल बना रखा है। और अब डियर फ्रेंड्स, आज का जो लाइव ब्रॉडकास्ट है कि मनुस्मृति जलाने, ये बहुत सारे तो उस दिन जश्न मनाते हैं, 25 दिसंबर को जश्न मनाते हैं, कहते हैं मनुस्मृति दहन दिवस। आज के दिन बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी। हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है कि मनुस्मृति हमें न्याय नहीं देती थी, तो ये आज का जो कानून है ये आपको न्याय देता है क्या? मैं मेरे गांव के भी एग्जाम्पल इसमें प्रस्तुत करूंगा, मैं मेरे खुद के एग्जाम्पल भी प्रस्तुत करूंगा, और ऐसा एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा कि आपकी आंखें जहां है वहीं ठहर जाएंगी। आपको लज्जा आएगी इस देश के कानून पर कि हमारे देश का ऐसा कानून है क्या, इसे भी जला देना चाहिए। मुझे पता है मेरी जेल होगी, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। मेरी उम्र 47 साल है,
किसी का आज तक मैंने बुरा करना तो दूर, मैंने किसी का बुरा चाहा ही नहीं, लेकिन मेरी सजा होगी और मेरे गांव के लोग कराएंगे, उसमें मेरे समाज के साथी भी इंक्लूड। उन्हें गर्व होने की बजाय क्या है, मुझसे जलन है यार। एक इसमें मैं किसी गरीब माँ के गर्भ से पैदा हो गया, इसमें मेरा दोष है? कोई दोष है क्या कोई? मेरे जो माँ बाप बने, मेरा दोष है कोई? आज ये सारी बातें इस लाइव ब्रॉडकास्ट में चलेंगी। लाइव ब्रॉडकास्ट डियर फ्रेंड्स लंबा हो सकता है, ज्ञानवर्धक रहेगा, आप जितना सुन सकते हैं उतना सुने। और अगर आपने वैसे फेसबुक पे तो बहुत कुछ है, उनको देख ले, लेकिन मैं ये पूरा दावा करता हूँ कि आपकी फ्रेंड लिस्ट में आपके चाहे 3000 फ्रेंड है, 5000 फ्रेंड है, या आपकी फैन फॉलोइंग और आगे जो फॉलोइंग होती है वो होगी, एक भी बंदा आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऐसा नहीं मिलेगा जो मास्टर सुखविंदर खोखा जैसा हो, जो इतना स्पष्ट बोलता हो, जो सच को सच बोल सकता हो। एक बंदा भी आपकी फ्रेंड लिस्ट में नहीं मिलने वाला, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। जितने भी साथी मुझे सुन रहे हैं, देयर इज नो बॉडी इन कंपैरिजन ऑफ मिस्टर सुखविंदर खोखा। मेरी तुलना में एक भी नहीं मिलेगा आपकी फ्रेंड लिस्ट, चाहे अब चेक कर लो आप। अब आप सुनो ना सुनो वो आपकी मर्जी है, इस पे मेरा कोई अधिकार नहीं है, ये आपकी मर्जी है, आपने सुनना है या नहीं सुनना। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि हमारे देश का कानून कितना घटिया कानून है। तो एक बार डियर फ्रेंड्स मैं पानी पी लेता हूं, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे लाइव आया था, 5 बजे, क्योंकि मेरी बहुत सारी फेसबुक आईडी है, मेरी ये एक आईडी नहीं कि मैं इसी पे रहता हूँ लाइव। और रात को मैं नियर अबाउट 11 बजे तक लाइव था, फिर बारिश हो गई, नेटवर्क चला गया, इसलिए मेरा वो कट गया। नहीं तो मैं डियर फ्रेंड्स इतना एक्टिव हो चुका हूँ इस चीज़ पर, मेरा मन करता है कि मैं दिन रात बोले जाऊँ। मैं जगाऊं जितने लोगों को जगा सकता हूं। जागो ना जागो वो उनकी मर्जी है, लेकिन हम हमारा काम करते रहेंगे। तो डियर फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जुड़े रहें, बने रहें। मैं एक बार पानी पी लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप जुड़े रहे। अब बात करते हैं बहुत ही ज्ञान की। मेरी समझ में अभी तक ये नहीं आया कि कितने साथी मुझे सुन रहे हैं। हाउ मैनी फ्रेंड्स आर लिसनिंग। लेकिन जो भी सुन रहा है
साथियों, देश के कानून के बारे में अब मैं आपको बताऊंगा। मेरी बात में कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते हैं। 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को जला दिया, ये कहकर कि ये ब्राह्मणों का ग्रंथ है, इसमें कोई न्याय नहीं मिलता। चलो ठीक है, उस समय जितने भी लोग थे उनके समर्थक थे, साथ दिया, भी न्याय नहीं मिलता, क्योंकि नहीं मिलता होगा तभी जलाई गई। तो आज कौन सा न्याय मिल रहा है, मैं इस मुद्दे पर आता हूं अब कि अब कौन सा न्याय मिल गया। अब तो भारत संविधान के अकॉर्डिंग चल रहा है। अब बताओ, अब कौन सा न्याय मिल गया। अब मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट जो मैंने कल पढ़ा है, क्योंकि मैं 8 साल से कोर्टों के जो जजमेंट आते हैं उनके ऊपर फोकस रखता हूं। एक 1977 में मर्डर हो जाता है उत्तर प्रदेश में, और एक बंदे के ऊपर उसका आरोप लग जाता है। वो बंदा बिल्कुल गरीब था, भोला भाला था। तो साथियों, वो 2-3 महीने जेल में रहा, बाद में उसकी जमानत हो गई, वो बाहर आ गया। उन्नीस में, यानी कि 5 साल के बाद, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने उसको आजीवन कारावास की सजा सुना दी कि आपने आजीवन जेल में रहना है। कहने का मतलब कि जब आप मरोगे तब आपकी डेड बॉडी जेल से निकलेगी। उस व्यक्ति का नाम था लखन। आप पढ़ सकते हैं उस जजमेंट को। मैं ये कोई कहानी नहीं बता रहा, ये मैं ताजी घटना बता रहा हूं। भारत के संविधान को जो लोग दुआई दे रहे हैं ना, जो लिखते हैं जय भीम, जय भारत, जय क्या आगे, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, मूल निवासी, उन सभी को बोल रहा हूं मैं। तो 5 साल के बाद डियर फ्रेंड्स 1982 में लखन की आजीवन कारावास की सजा हो जाती है और जेल में डाल दिया जाता है। 1982 में उसने सेशन कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हारने के बाद अपील की हाई कोर्ट में, कि मैं निर्दोष हूं, मुझे झूठा फंसाया गया। सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला है वो गलत फैसला है। डियर फ्रेंड्स, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुनकर कि उस व्यक्ति ने 43 साल 43 ईयर्स 43 साल तक जेल में रहा, और जाके 2025 में अभी 2-3 दिन पहले हाई कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया, ये कह के कि ये बंदा निर्दोष है। ये तो मालिक ने उसको उम्र दे रखी थी इतनी लंबी, उसकी उम्र आज 103 साल है। 103 साल की उम्र है डियर फ्रेंड्स। कौन 103 साल तक जीता रहता है, ये बताओ मेरे को। मैं 10वीं में एक लेसन होता था कि 26 साल के बाद न्याय मिला, और जिस दिन वो रिहा हुआ उस दिन वो मर गया था।
ये हमारे देश की घटना नहीं है, कोई विदेशी घटना, ये किताबों में पढ़ी लिखी घटना है। लेकिन भारत के अंदर ये हुआ है कि 43 साल कोई आदमी निर्दोष जेल में रहता है, और फिर हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है लखन का, 43 साल बाद कोर्ट कहता कि ये व्यक्ति निर्दोष है, इसे बाइज्जत बरी किया जाए। क्या करोगे ऐसे कानून का भाई? ये शायद मालिक ने इसीलिए जिंदा रखा होगा ताकि एक मिसाल बन जाए। नहीं, 103 साल कौन, किसकी उम्र होती है? बीस साल ही हो जाए ना तो फिर, और 20 साल ही हो गई उसे तो। वो 43 साल जेल में रह के 2-3 महीने या 5-7 महीने पहले भी रहा हुआ, 43 साल तो बिल्कुल वो जेल में रहा है। 1982 से लेकर 2025 तक। अब वो बरी कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। ये है देश का कानून। अब जलाओ, किसकी हिम्मत है जलाने की? जो लोग मनुस्मृति को गाली बकते हैं, अब इस देश के कानून को गाली बक के दिखाओ। बको अब गाली। एक आदमी जो निर्दोष था, 5 साल तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में धक्के खाए, फिर उस आदमी ने हाई कोर्ट में अपील की, और आफ्टर 43 ईयर्स, 43 साल के बाद कोर्ट अनाउंस करता कि ये तो निर्दोष है। ये शुक्र है कि वो जिंदा था, और शायद मालिक ने उसको इसीलिए जिंदा रखा होगा कि ये मिसाल बने और देश के कानून में कोई परिवर्तन आए। तिरतालीस साल जेल में रहना निर्दोष आदमी ने, कितना मुश्किल हुआ होगा उसका जीवन। अब लिखो यहाँ पे जय भीम, जय भारत, जय संविधान लिखो। कौन लिखेगा? किसी में हिम्मत पड़ रही है तो लिखो। लिखो कि हमारा देश का संविधान दुनिया का सबसे सुंदर संविधान है, सबसे अच्छा कानून है हमारा। ये वोट लेने के लिए बोलते हैं। सारा वोट बैंक का खेल है। बाबा साहब की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, फूल माला पहनाई जाती हैं, ओनली फॉर वोट्स, कि वोट मिल जाए किसी तरीके से। हमें लोग ये कहीं बाबा साहब की इज्जत करते हैं। मैं बाबा साहब का अपमान नहीं कर रहा, मैं ये कहता हूं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये अंग्रेजों का है। ये संविधान जो है, इसमें जो कानून है, ये टोटली अंग्रेजों के द्वारा लिखे हुए कानून है। क्यों नहीं मानते आप लोग? पूरा जब आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो आपको 1860 लिखा मिलेगा। आपकी आंख फूट रही है कि 1860 का बाबा साहब ने लिखा है। 1861, 1865 ये बाबा साहब ने लिखे हैं। क्यों देश की को चुतिया बना रखा है आप लोगों ने? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म ही 1891 में हुआ है, और देश में कानून रन कर रहे हैं 1860 के। फिर भी आप लोगों को शर्म नहीं आती? मुझ पर लगवा देना, किसी ने मुकदमा लगवाना है तो देशद्रोह का, कि कॉन्स्टिट्यूशन के, भारत के कानून के बारे में ऐसे बोल रहा है। एक लड़का है, गरीब घर में पैदा हुआ,
लगवा देना, वैसे भी जेल होनी है मेरी तो, क्योंकि 2 मुकदमे पहले मुझ पर फर्जी थे, उनमें मैं निकल गया, लेकिन 2 अब चल रहे हैं, 2-4 और लगने वाले हैं। अब के जो मुकदमे हैं वो तो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही मतलब इतने पैसे वालों के हैं। गुप्ता जी जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब समझ में आया या नहीं आया? जो लोग जय भीम जय भारत लिखते हैं, जय संविधान लिखते हैं, समझ में आया कुछ? कि एक निर्दोष आदमी 43 साल तक जेल में रहा, 43 इयर्स, और हाई कोर्ट ने कह दिया ये तो निर्दोष है। क्या हाई कोर्ट उसके 43 साल में वो क्या करता क्या नहीं करता, क्या उसका खामियाजा कोई भुगतेगा? क्या उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार वो उसका जो समय जेल में बीता, वो जेल से बाहर होता क्या करता, अपने बच्चों के साथ रहता, क्या उसकी कीमत चुकाई जा सकती है? क्या कोई चुका सकता है? नहीं चुकाई जा सकती, क्योंकि समय की कोई कीमत नहीं होती, समय अनमोल होता है। उसका तो गया ना सब कुछ। और ये कुछ लोग ऐसे गाली बकती, ब्राह्मणों ने ये कर दिया, ब्राह्मणों ने ये बना दिया, ब्राह्मणों ने ये कर दिया, बाबा साहब आए, बाबा साहब ने ये कर दिया, या बाबा साहब का ही होगा संविधान, फिर न्याय क्यों नहीं मिलता? कितने गरीब लोगों को न्याय मिलता है यहाँ पर? मैं जिस जगह से लाइव हूं, डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे साथियों को नहीं पता होगा, मेरा खोखा गांव है जो मैं मेरे नाम के पीछे लगाता हूं। हरियाणा में है, हिसार जिले में है, छोटा सा गांव है जहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। उस गांव में मैं पैदा हुआ हूँ। डॉक्टर की सुविधा भी नहीं, सरकारी की छोड़िए, झोला छाप जो डॉक्टर होते हैं वो भी नहीं हमारे गांव में। तो अगर बुखार हो गया तो हो गया, कोई डॉक्टर नहीं यहाँ पर। ऐसे गांव में मैं पैदा हुआ हूँ। हाँ, मेरे गांव की एजुकेशन बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट सर्विसेज में बहुत लोग हैं, लेकिन जो लोग गवर्नमेंट सर्विस में चले जाते हैं वो बाहर अपना ठिकाना बना लेते हैं, इस गांव को छोड़ देते हैं। यहाँ तो मेरी जैसे गरीब आदमी पड़े इस गांव में। इस गांव में, मेरे गांव में जितने भी लोग रहते हैं अनपढ़ बेवकूफ़ लोग रहते हैं, क्योंकि जो लोग सर्विसेज में चले जाते हैं वो शहरों में अपना ठिकाना बना लेते हैं, मुड़ के गांव की तरफ देखते भी नहीं, अपनी बैकग्राउंड भूल जाते हैं। मेरे जैसे पड़े हैं यहाँ पे, या वो लोग पड़े हैं जो बिल्कुल, जिनकी सोच जीरो है, और गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, वो नहीं निकलते, निकलना नहीं चाहते। मैं तो ये कहता हूँ कि निकल जाओ तुम भी, तुम क्या करोगे यहाँ पे? तुम्हारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही, अच्छी मेडिकल हेल्प नहीं मिल रही, आप क्यों पढ़े हैं? या तो फिर आवाज़ उठाओ। मेरे गांव जैसा एजुकेटेड गांव कोई भी नहीं है डियर फ्रेंड्स आसपास में।
एक गांव भी हमारे चारों तरफ ऐसा नहीं है कि जो मेरे गांव के बच्चों का मुकाबला कर ले एजुकेशन में, कोई नहीं। लेकिन है पिछड़ा हुआ गांव। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, ऑफिसर बनते हैं, बाहर रहने लग जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पढ़े सिर्फ इसलिए कि मेरे माँ बाप की ज़मीन, मेरे सास ससुर की ज़मीन, उस चक्कर में पड़े, या फिर मेरे जैसा मूर्ख आदमी पड़ा है यहाँ पे। डियर फ्रेंड्स, खोखा गांव में इतनी भयंकर एजुकेशन है कि अगर किसी का दिमाग नहीं चलता हो ना, एक हरियाणा में गाना था कि है, अब भी बजता है डीजे पे। चाहे किसी में कोई दिमाग नाम की कोई चीज ना हो, मारा गांव में आ गया नहीं कोई, उसका दिमाग ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाता है। और वो गाना कौन सा था? मारे गांव का पानी बरन लग गया तेरे। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, पानी में बहुत ताकत होती है। देखो, मैं मेरे जीवन की जो सच्चाई है आपके साथ साझा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं सनातन संस्कृति को, और मैं मानता हूं कि पानी में ताकत कितनी होती है। अभी मैं आपको मेरा मतलब, मैं जहां बैठा हूं, मेरे घर पे बैठा हूं, आपको मेरे हिसाब से कैंपर नजर आ रहा होगा पानी का। पानी का कैंपर नजर आया। और डियर फ्रेंड्स, मैं इस फोन को एक बार निकाल लेता हूं। ये आपको नजर आया पानी का घड़ा जो स्टैंड के ऊपर रखा हुआ, और इसके नीचे भी एक घड़ा रखा हुआ, ये रखा। हूं तो मैं अकेला, लेकिन हाँ, हरीश कुमार, राम राम बेटा। अकेला हूं मैं हरीश कुमार, मेरा बेटा आ गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये 3 बर्तन क्यों हैं पानी पीने के लिए? कुछ लोग कहने लगे, मास्टर जी आपका जो मकान है वो मेन, जो गांव की जो मेन गली होती है, जो उसके ऊपर है। वे आपके पास आते जाते लोग रहते हैं, कैंपर होना चाहिए पानी। मैंने कहा ठीक है जी, कैंपर रख दिया। फिर कहने लगे यार कैंपर का पानी सभी को अच्छा नहीं लगता। कुछ लोगों का ये सुझाव आया, मुझे ही पता कैंपर का पानी अच्छा नहीं होता, मैं कभी पीता भी नहीं कैंपर का पानी, घड़ा रख दो। हरीश कुमार को देखो कितना प्यार है भाई, नुके कि ताऊ जे आप अकेले हो तो मैं आ जाऊं। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। इफ यू हैव कैपेसिटी टू कम यू मे कम, बट मैं इतना पागल भी कौन कि आपकी फीलिंग, आपका भाव जो है वो नहीं समझ पाऊँ। पागल नहीं हूँ मैं।
तेरे जैसे बच्चों के बहुत चूतड़ा के ऊपर मार रखे मैंने। मैं जितना सीधा लागू नहीं उतना मैं टेढ़ा भी हूं। कान खोल के सुन ले, नहीं तो मेरे को कभी का गांव से उठा के बाहर फेंक देते लोग। इतना मूर्ख ना समझे मेरे को। आई बागली कमेंट लिखी बागे के लिखेगा, तेरी कमेंट पढ़ूंगा मैं। तो डियर फ्रेंड्स, कैंपर रख दिया, फिर ये मटका रख दिया भी कोई घड़े का पानी पीने वाला भी है, लेकिन जो नीचे रखी हुई मटकी है उसका पानी मैं खुद पीता हूँ। क्योंकि मैं धरातल से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। मैं मिट्टी के घड़े में जो पानी होता है उस पानी को पीता हूँ। ये स्टैंड पे इसलिए रख दिया भाई, कई बार क्या होता है कि लोग ये थोड़ा स्टैंडर्ड अपना डाउन मान लेते हैं, तो स्टैंडर्ड पे घड़ा रख दिया। कुछ लोग इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते तो कैंपर रख दिया। भाई इससे ज़्यादा अपनी कैपेसिटी है नहीं, तो जो भी यार दोस्त आते हैं, जिसने कैंपर का पीना आप कैंपर का पी लो, और भाई घड़े का पीना घड़े का पी लो। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम मैंने उसकी कमेंट में कोई एकदम खोला गया। हरीश कुमार कहो कि आप अकेले हो तो मैं आ जाऊं। नहीं भैया, अकेला नहीं, पूरी दुनिया मेरे साथ है। इस चक्कर में क्यों रो है? ये पूरा देश और पूरी दुनिया मेरे साथ है। ये मत सोचो कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ 2-4 लोग सुन रहे हैं। यही वीडियो कुछ देर के बाद पूरे संसार में फैल जाएगी, क्योंकि इन लोगों को ये नहीं पता कि मेरे कितने पेज हैं, कितने मेरे यूट्यूब चैनल है, कहाँ कहाँ पर ये वीडियो जाएगी। और कितने लोग मेरी वीडियो को डाउनलोड करके अपने अपनी आईडियों पे डालते। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं मेरी आवाज़ को कॉपीराइट नहीं देता। अगर मैं मेरी आवाज़ को कॉपीराइट इसका वो बनवा लूँ कि मेरी आवाज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकता, लोग इस्तेमाल तो फिर भी करेंगे, तो मैं एक दिन में कितने रुपए कमा सकता हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए देश के अंदर सुधार। मैं देश के लिए जीता हूँ। मैं इंडिया में एजुकेशन लाइन में जो ये कहते हैं ना, हम अपने आप को फन्ने का समझते, उनकी 1 मिनट में ठिकाने लगा दूंगा, पता भी नहीं चलेगा वो गए कहाँ। हरीश कुमार जी की कमेंट आई है, एक बार मैं कमेंट को एक्सेप्ट करता हूँ, पढ़ता हूँ। लाइव में आके बोल के साबित करे, कोई ढंग की बात सिखा लोगों ने। राम राम जी, राम जी। आप उस काबिल नहीं हो कि आपको मैं सिखाऊं।
और बकवासबाजी करने की जरूरत को नहीं। तेरा एड्रेस और तेरा फ़ोन नंबर डाल दे, अभी तेरे पास लाइव में कॉल करता हूँ दूसरे फ़ोन से। लिख, तेरा नंबर लिख यहाँ पे, तेरे में दम है तो मैं सिखाऊंगा तने। लिख, नंबर लिख, राइट डाउन योर मोबाइल नंबर। पूरा बेवकूफ समझ रहा क्या के? तेरे लिए बैठा हूँ मैं, ढंग की बात सिखा। तो सिखाऊंगा क्या ढंग? है कौन तू? ताऊ ताऊ लग रहा, तू है कौन है? तो तेरी माँ के सामने बिठा मैंने, वहां मैंने जेठ कहोगी कि देवर कहोगी के कहोगी, बिठा हैंडचो तड़ा स्वाद ले हुए है। हाउस सुधर के लिए तो आपको मोदी जी की जगह लेनी पड़ेगी। मोदी जी तो मैंने खुद बनाऊंगा, वो तने कहने की जरूरत को नहीं। आपके सोचो, मोदी जी मन जानता को नहीं, तू बताओगा मैंने। मेरे को दुनिया का हर लीडर जानता, हर लीडर। तो क्यों तेरी बेइज्जती करवा हुआ है बेफालतू में? तो डियर फ्रेंड्स, चलो ऐसे वही बात है, आ जाते हैं इस प्रकार के लोग भी, उनसे बुरा भी नहीं मानना चाहिए क्योंकि उनकी फितरत होती है ऐसी। वो सदा से इस संसार में हैं, सदा रहेंगे। उनमें जैसे वो बना रखे मालिक ने, वो वैसे ही रहने। तो मैं कुछ समय के लिए इस लाइव ब्रॉडकास्ट को डियर फ्रेंड्स स्टॉप कर रहा हूँ, और कुछ देर के बाद पुनः मैं लाइव आऊँगा। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि मेरे पास डियर फ्रेंड्स ये पड़े डॉक्यूमेंट्स, ये सारे आपको दिखाने हैं, ये कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स। मैं जय भीम, जय भारत, जय संविधान बोल जो लिखते हैं उनको बताऊंगा, मैं पागल को नहीं। तो इस प्रकार के जो लोग आते हैं डियर फ्रेंड्स, जैसे कि पहले आया भाई, कोई बात नहीं, आते रहते हैं जाते रहते हैं। तो वीर बहादुर की भी आपने डियर फ्रेंड्स देखो कमेंट्स पढ़ी, बहुत अच्छी कमेंट्स थी और बहुत ही दिल से वो देश के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे जो योद्धा होते हैं वो एक्चुअली में योद्धा होते हैं। योद्धा वो होता है जो अपने लिए नहीं लड़ता, अपने लिए तो सारी दुनिया लड़ रही है, सारी दुनिया अपने अपाधापी में भाग रही है। बट जो अरे मूर्ख है, इसने के कहूँ कोका गांव का सरपंच जाना है कितने, तो ही पूछ लिए जाना है कि पूछ लिए तो ही यह मरोड़। मैं सरपंच ने जो धूल का दाना हो उसका बराबर भी को नहीं समझता, सरपंच है आ गया नहीं विवाह पात पे जाना है, सरपंच जाना है। मैंने 10-10 रुपये मांगे आ रहा था पहले, उसका बड़ा भाई भी 10-10 रुपये मेरे घर तक लेके जाया करता। और बता के बताऊं, बकवासबाजी कर रहा। मन्नू कहा था तो नंबर डाल, तेरा नंबर लिखा है कमेंट बॉक्स में, अरे लाइव में ले मैं तने, अरे मैं बताना ही रहा सरपंच कौन है। 10-10 रुपये मांग के दारू पिया करता, उसका बड़ा भाई भी। और लाइव में बोलने लग रहा हूं ना, काटू इस लाइव ने जाना है कि सरपंच लिख, तेरा नंबर लिख, तू है कौन बहन चौध, बकवास कर रहा है कितनी देर तक। नंबर लिख तेरा, जैसल माँ बाप की औलाद है, नंबर लिख।
तो नहीं पे लेऊंगा मैं, लाइन पे लेऊंगा लाइव में। तू समझे के अपने आपने है कौन तू? तेरे वर्गे आदमी रोकेंगे मेरा रास्ता। तो जितने भी साथी इस लाइव ब्रॉडकास्ट को सुन रहे हैं, डियर फ्रेंड्स, आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल द फ्रेंड्स, आफ्टर सम टाइम I will go live and I will show these papers which are certified by court, और मैं बताऊंगा क्या है संविधान देश का। थोड़ी सी देर में मैं लाइव आता हूं, क्योंकि कोई आए हुए हैं तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उनके साथ बात करूं। अब ये दोबारा बकवासबाजी कर देनी है। हरीश कौन है तू? जड़ा भी है नहीं। ना तेरा नंबर लिख दे, तू राजा है कौन है, नंबर लिख है राजा। मैं इस तरह ही राजे बहुत देखूं, तो तेरा नंबर लिख और मैं ले दूसरा। मैं लेना भी कौन, मैं मेरे बेटे को बोलना है एक बार, और लाइव में लेऊंगा तने। नंबर लिखते रखे है, बकवासबाजी करने लग रहा है। जड़ तो लिखड़िया नहीं, ओडा ठोक दूंगा। कदे इस चक्कर में बैठा हो, इतना पागल ना लइए मैंने। जहां से निकले नहीं ओडे छूट दूंगा। इस तरह तेरे वर्गे बोली गेंडा तो ढूंढ तो मैंने उड़ते ही आन दे और के लोग। तो साथियों, थोड़ी सी देर के बाद मैं पुनः आपके बीच में लाइव हूँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं पोस्ट डाल दूंगा कि मैं किस समय लाइव हूँगा। और मैं विशेष तौर पर वीर बहादुर जी को स्पेशली कहता हूँ कि आप शायद आप नहीं सुन रहे, बट आप जब भी मेरे इस लाइव को सुने तो मैं कुछ ही देर के बाद आपके बीच में लाइव हूँगा। ना ना ना, इतना टाइम को नहीं भाई। नंबर डाल, दम है तो। जैसल माँ बाप का बीज है तो नंबर डाल, ये भी बेरा लग जाएगा। बहुत सारे साथी आपने सुनने लग रहे, देखने लग रहे इस वीडियो में। जैसल माँ बाप का बीज है तो नंबर लिख पूरा, और मैं फोन मिलाऊं और हैंड फ्री करूंगा, और या फिर मैं लिखूं मेरा नंबर। ये कौन चाल है, कौन चाल है ये चीज? बड़ी बूझ है वो। तो तेरे लाइफ में कोई को साथ को नहीं। एक मैं मन तेरा साथ चाहिए भी को नहीं।